हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। बोर्ड एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो अपना 12th का सिलेबस है, अब देखो उसमें हमारी 5 यूनिट आती है बायोलॉजी की। उसी में से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आज अपने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वैसे तो देखो हमारे MCQs और फिल इन दी ब्लैंक्स को करने के लिए 1 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए हमें पूरी बुक अच्छे से पढ़नी है, लेकिन जो बड़े क्वेश्चंस हैं वो जो है वो ज़्यादा टिपिकल नहीं होंगे, क्योंकि पिछले आपके फिज़िक्स और केमिस्ट्री के अंदर भी सेम पैटर्न था, तो बायो के अंदर भी वो सेम पैटर्न ही फॉलो होगा। तो आप मान के चलो कि 56 नंबर के पेपर में से 50 नंबर का जो पेपर है वो थोड़ा इजी रहने वाला है। ऊपर भी इजी होगा, पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, पेपर का लेवल ठीक ठाक ही होगा, लेकिन वो ठीक ठाक तब बनेगा जब हमने तैयारी अच्छी कर रखी होगी। तो अब क्या है ना कि सभी टॉपिक तो हमने पढ़ना ही है, लेकिन जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनके लिए हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक को अगर अच्छे से तैयार कर लें, उनकी थ्योरी की प्रैक्टिस कर लें, तो हमारा पेपर बहुत अच्छा होगा। आप आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर सकोगे। तो अभी अपने यूनिट वाइज और जो चैप्टर में से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आते हैं वो हम डिस्कस इस लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यूनिट फर्स्ट अपनी आती है जिसमें 3 चैप्टर हैं। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन और मानव जनन एवं स्वास्थ्य। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ। पहले क्या था, इस चैप्टर में से 4 नंबर का क्वेश्चन आता था, अब यहाँ से अपना पैटर्न चेंज हो चुका है। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले इम्पोर्टेंट के अंदर क्या आता है, देखो हमारी लघु बीजाणुधानी, इसका डायग्राम पूछा जा सकता है 1.5 नंबर के अंदर, या हो सकता है इसकी संरचना में से कुछ आपसे पूछ ले। संरचना के अंदर क्या आती है, इसकी परतें आ जाती हैं। ठीक है, जो लेयर्स हमने पढ़ी हैं वो आ जाएंगी, उनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट की अगर बात करें तो टैपिटम, ये टैपिटम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके फंक्शन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। छोटा क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है कि जो स्पोरोपोलिनिन है उसका स्त्रवण कौन सी परत करती है, तो टैपिटम करती है। ठीक है, या फिर सीधे टैपिटम के कार्य क्या है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आपको ये माइक्रोस्पोरेंजियम की जो स्ट्रक्चर है विद डायग्राम आपने करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है नर युग्मकोद्भिद का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। कैसे जो हमारा परागकण है वो बनता है, परागकण से कैसे परागनली का निर्माण होता है, ये हमारा नर युग्मकोद्भिद का विकास है। इसमें से भी क्वेश्चन बन जाए। छोटे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि भाई बताओ नर युग्मकोद्भिद में कितनी कोशिकाएं होती हैं, कितने केंद्रक होते हैं। ठीक है, परागकण में कितनी कोशिकाएं हैं, परागकण के बाह्य स्तर में कौन सा पदार्थ होता है, तो छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे आगे टॉपिक हमने दे रखा है परागकण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट इस चैप्टर में से है असंग जनन, जिसको अपने एपोमिक्सिस बोलते हैं। इसकी परिभाषा, महत्व और उदाहरण कि असंग जनन किस किस में पाया जाता है, उदाहरण दीजिए। जैसे केला इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, इसको अपने अनिषेक जनन भी बोलते हैं। तो परिभाषा इसकी यहाँ से पूछी जा सकती है, महत्व पूछा जा सकता है। अगला हमारे पास में आता है बहुभ्रूणता। ये तो आप मानो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पोली एम्ब्रियोनी। ठीक है, पोली एम्ब्रियोनी के उदाहरण भी आपने याद रखने हैं। सबसे पहले कहाँ देखा गया था, सिट्रस पादपों के अंदर, और उसमें किस प्रकार से बहुभ्रूणता बनती है, ये सब। आगे आता है हमारा भ्रूणपोष, जिसको अपने क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म होता क्या है, कैसे बनता है, और उसके प्रकार कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। तो तीनों प्रकारों की परिभाषा और एक एक दो दो उदाहरण हमने याद करने हैं। आगे देखो द्विबीजपत्री भ्रूण का डायग्राम, डायग्राम ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो के डायग्राम के बारे में अपने इस बार प्रिडिक्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक साल ये पूछा गया था और अभी पिछले साल ये क्वेश्चन नहीं आया है, तो हो सकता है इस बार पूछा जाए। आगे है मादा युग्मकोद्भिद भ्रूणकोश की संरचना व चित्र। ये तो बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही बार रिपीट किया गया है कि एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाओ और उसकी स्ट्रक्चर को समझाओ। नेक्स्ट हमारे पास में आता है इस साल जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ये वाला, वायु, कीट, जल, चमगादड़ द्वारा परागित पादपों के उदाहरण।
आपने जितने भी मॉडल पेपर किए हैं, जितने भी प्रैक्टिस सेशन किए हैं, आपने यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखा होगा। जैसे फेवरेट क्वेश्चन है जल कुमुदिनी, और जो हमारा वाटर हायासिंथ है उसमें प्रांगणकर्ता कौन है, वाटर लिली में कौन होता है, घास में कौन करवा रहा है, और कीटों द्वारा, चमगादड़ द्वारा परागित फसलें कौन कौन सी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके एग्जाम्पल आप जरूर देख कर जाएँ। अगला क्वेश्चन आता है वायु व कीटों हेतु अनुकूलन, कि अगर आप वायु द्वारा, कीट द्वारा परागण करवाना चाहते हो तो कौन कौन से अडप्टेशन होने चाहिए, अनुकूलन होने चाहिए। ये टॉपिक भी अपने पढ़ लेना। ठीक है, इसके अलावा क्या बच गया, देखो हमारे पास में एक प्रांगण का टॉपिक है। ठीक है, तो आप उसको भी जो है वो स्टार मार्क कर लें। ठीक है, इसके प्रकार जैसे सव प्रांगण है, ठीक है, सव युग्मन है, पर प्रांगण है, इनमें अंतर पूछा जा सकता है। पर प्रांगण के लिए कौन सी आवश्यक शर्तें हैं, सवयुग्मन के लिए कौन सी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यू भी यहाँ से बहुत अच्छे लेवल का तैयार होता है। इसके बाद में और देखो, ये देखो नया टाइप का क्वेश्चन, हाइपोकोटाइल बीज पत्राधार व बीज पत्रोपरिक एपिकोटाइल में अंतर लिखो। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये तो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंदर आ गया, ऊपर वाले टॉपिक की तरह, कि भ्रूणपोषी, अभ्रूणपोषी और परिभ्रूणपोषी बीजों के क्या दो उदाहरण, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक और पेरिस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल। हाफ ईयरली में भी इससे क्वेश्चन था अपना, तो एक बोर्ड के पेपर के अंदर भी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है द्विनिषेचन व त्रिशल्यन का परिभाषा, और इसका जो थोड़ा बहुत विवरण अपनी बुक के अंदर दिया गया है वो आपको करना है। नेक्स्ट हमारा जो मानव जनन वाला चैप्टर है उसमें से क्या है, उसमें सबसे पहले कॉमन सा एक टॉपिक आता है मानव मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र, डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्म का डायग्राम हाफ ईयरली के अंदर आपके क्वेश्चन था। फिर देखो प्रोस्टेट व शुक्राशय, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल के फंक्शन, कि कौन क्या स्त्रवित करता है, उस स्त्रवण का क्या कार्य है, ये सब। फिर अगला क्वेश्चन, वृषण देह गुहा से बाहर क्यों होते हैं, टेस्टिस जो है वो एब्डोमन कैविटी से बाहर क्यों है, इसका रीज़न, तो इसका रीज़न क्या होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान का होना, जो शुक्राणु निर्माण के लिए सबसे आवश्यक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसव, पार्चुरेशन क्या है और इस पर हार्मोन नियमन कैसे होता है, कौन कौन से हार्मोन इसे प्रभावित करते हैं। तो हमें 2 हार्मोन के बारे में लिख के आना है, ऑक्सीटोसिन व रिलैक्सिन। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा हार्मोन नियमन वाला। नेक्स्ट है आर्तव चक्र क्या है, इसका हार्मोन नियमन, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर है जिसे रज चक्र भी बोला जाता है, ये क्या है और इस पर कौन कौन से हार्मोन का क्या प्रभाव पड़ता है। इसको आप जो है वो डबल स्टार लगा लें, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से जैसे पूछा जाए अंडोत्सर्ग को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है, LH हो जाएगा। इसके बाद में कौन से हार्मोन की कमी की वजह से रज प्रवस्था आती है, प्रोजेस्टेरोन की वजह से। यहाँ से छोटे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे तैयार होते हैं। नेक्स्ट देखो अंड जनन व शुक्र जनन का आरेखीय निरूपण जो हमारी बुक में बना हुआ है, और इसके ऊपर हार्मोन कैसे काम करते हैं। या फिर नए टाइप का क्वेश्चन, दोनों में क्या पूछा जा सकता है, अंतर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में से आपके ये कुछ एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है। आगे ये देखो कार्य, अपरा का क्या काम होता है, कार्पस ल्यूटियम का, एक्रोसोम का, अधिवृषण यानी कि एपिडिडाइमस, सर्टोली सेल और झालर यानी कि फिम्ब्री, इनका काम क्या है। नेक्स्ट नवदुग्ध जिसको अपने कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, ये क्या है और इसका महत्व। आगे चलते हैं तो आगे देखो हमारे पास में क्या है, अगला चैप्टर आ जाता है जिसमें गर्भ निरोधक युक्तियाँ दी गई हैं, STDs के बारे में दिया गया है, हर एक गर्भ निरोधक युक्ति के उदाहरण। ठीक है, फिर ये जो युक्ति है ये किस सिद्धांत पर काम करती है, कि कैसे कॉपर टी गर्भावस्था को रोकेगी, LNG-20 कैसे रोकेगा, निरोध कैसे रोकते हैं। ठीक है, या जो गोलियां, मुख्य गोलियां हैं सहेली, मालाडी, ये सब कैसे रोकते हैं। तो ये इनके सिद्धांत पर जो है वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप एक बार ध्यान से पढ़ कर जाएं।
नेक्स्ट देखो कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यही मतलब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी, वंध्यता की परिभाषा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट, वंध्यता इनफर्टिलिटी कहते किसे हैं। फिर यहाँ पर देखो कुछ फुल फॉर्म्स इस चैप्टर के अंदर है, जैसे आईयूडी, आईयूडी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। फिर जेडआईएफटी, जेडआईएफटी गिफ्ट की क्या है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। जीआईएफटी क्या है, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। आईवीएफ क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, इस प्रकार से बाकी भी हमारे पास में ये फुल फॉर्म्स हैं। अगर ये फुल फॉर्म्स आपके पास में नहीं है तो मैं आपको ये सारे फुल फॉर्म्स लिख कर भेज दूँगी, अदरवाइज़ ये बुक के अंदर भी आपको मिल जाएगी। फिर है एसटीडी, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले से ही लिखा हुआ है। एसटीडी क्या होते हैं, यौन संचारित रोग। परिभाषा, फिर आपको क्या करना है, हमारी सिलेबस के अंदर जो जीवाणु जनित और विषाणु जनित एसटीडी दी गई हैं उनके उदाहरण और उनके रोगजनक का नाम। जैसे आपसे पूछ ले गोनेरिया का रोगजनक कौन है, सिफेलिस का कौन है, ठीक है, और आपसे विषाणु जैसे एड्स का पूछा जा सकता है, ठीक है, आपके हेपेटाइटिस बी दिया गया है, ठीक है, मस्सा रोग दिया गया है, तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट जो है उनके आप क्या करो, रोगजनक पढ़ कर जाओ। यहाँ से एक छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है, एमसीक्यू भी बन सकता है, और आपका एक फिल इन द ब्लैंक्स भी तैयार हो सकता है। ठीक है, तो इंग्लिश के अंदर भी ये क्वेश्चन लिखा गया है। नेक्स्ट देखो एमटीपी और उल्व भेदन, उल्व भेदन क्या है, एमनियोसेंटेंसिस, ये प्रक्रम क्या है और इनका क्या उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, ये इसके बाद में देखो स्तनपान अनावर्तन, जिसको अपने क्या बोलते हैं, लैक्टेशनल एमनोर्मिया, ये क्या होता है और ये किस प्रकार से गर्भ निरोधन का कार्य करता है। ठीक है, काफ़ी बार ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स के अंदर, और इस बार भी ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो यूनिट सेकंड के अंदर क्या है, यूनिट सेकंड के अंदर आपको दिया गया है मेंडल के वंशागति के नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो जैसे मान लो अपने इस टॉपिक को छोड़ देते हैं ये सोचकर कि ये तो बहुत सिंपल है, ये बोर्ड नहीं पूछेगा, बट इस बार जो है वो कुछ इजी चीज़ें भी उठाकर एग्जाम में दी जा रही हैं। तो हो सकता है सीधा ही आपसे पूछ ले कि मेंडल के प्रथम नियम को परिभाषित करो, दूसरे नियम को समझाओ, तीसरे नियम को समझाओ। तो हमें क्या है, मेंडल के वंशागति के तीनों नियमों को अच्छे से पढ़ के जाने हैं। फिर देखो मेंडल के कौन से नियम का अपवाद कौन सा है। अब कुछ परिभाषाएं उदाहरण सहित जो आपको पढ़नी है, उसमें पहला है अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सह प्रभाविता, को डोमिनेंस। सह प्रभाविता का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ए बी रक्त समूह। अपूर्ण प्रभाविता में आप स्नैपड्रैगन वाला जो 4 o'clock प्लांट वाला एग्जाम्पल है वो तैयार कर ले, पूरी एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है तो आप उसके सहारे उसको समझा सकते हो। फिर ये दोनों तो जो है वो इम्पोर्टेंट के अंदर हमारी आ जाती है, क्योंकि बहुजिनी और बहुप्रभाविता, इनके बहुत सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस सेशन के अंदर किए हैं और आपने प्री बोर्ड के अंदर भी इनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे जो रोग दिए गए हैं, जैसे टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। मैंने एक रोग के अंदर अंतर के रूप में यहाँ पर क्वेश्चन लगाया है, यही क्वेश्चन आपका क्लाइनफेल्टर से भी उठ सकता है, सीधा इनका जीनोटाइप पूछा जा सकता है। तो टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, 44+XO। डाउन सिंड्रोम में 21वें जोड़ी के अंदर कितने गुणसूत्र हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके लक्षण भी आप लोग जो है वो देख लें। फिर आता है मेंडलीय विकार क्या है, मेंडलीय विकार कौन कौन से दिए गए हैं। तो मेंडलीय विकार में हमें दिया गया है हीमोफीलिया, ठीक है, और क्या दिया गया है, वर्णांधता, ठीक है ये, और इसके बाद में हमें थैलेसीमिया दिया गया है, सिकल सेल एनीमिया भी हमारा इसके अंदर आ जाएगा। तो ये क्या है, हमारे मेंडलीय विकार हैं, इनके बारे में हमने ध्यान से पढ़ना है। इनके इनहेरिटेंस यानी कि वंशागति के पैटर्न को पूछा जा सकता है कि इनकी वंशागति समझाओ। एक नर जो है वो वर्णांध है, एक मादा जो है वो कैरियर यानी कि वाहक है, तो संतति में क्या होगा, को कितने वाहक होंगे, कितने रोग से प्रभावित होंगे, रेशो निकालो। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है।
आगे देखो मैंने दे ही दिया क्वेश्चन के अंदर कि सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में अंतर क्या है, 2 स्टार मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो वाटसन व क्रिक का द्विकुंडलन मॉडल, बोर्ड में सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इस बार जो नया क्वेश्चन बन सकता है वो यहाँ से बन सकता है, मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है और इसका महत्व क्या है। इसमें जैसे हमें जीनों के बारे में दिया गया है, सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन है, उसमें कितने क्षार युग्मक हैं, सबसे छोटी जीन में कितने क्षार युग्मक हैं, टोटल कितने जीन हमारे डीएनए में उपस्थित हैं, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट देखो हर्शे व चेस का प्रयोग, हर्शे व चेस का प्रयोग किस लिए था। हर्शे व चेस का जो प्रयोग था वो ये बताने के लिए था कि आनुवंशिक पदार्थ क्या है। फिर मिजल्सन एंड स्टोल का प्रयोग ये क्या बताता है, ये बताता है डीएनए के प्रतिकृति की अर्धसंरक्षी नेचर को। दोनों ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि एक आपका खोज से प्रयोग पूछा जा सकता है और एक आपका अर्धसंरक्षी प्रकृति से पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो पूरक व संपूरक जीन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री जीन। ये जो आपका नया सिलेबस है, जो सिलेबस की नई बुक आ रही है, उसके अंदर इस टॉपिक को बहुत अच्छे से ऐड किया गया है, एक टेबल बनाकर इस चीज़ को दिया गया है। तो हो सकता है इस बार बोर्ड यहाँ से सीधा ही क्वेश्चन उठाए। नेक्स्ट अनुलेखन और अनुवादन, अगर अपने बात करें बड़े क्वेश्चंस की तो ये इस पैटर्न में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1+2 या सीधा ही 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वहाँ पर आपसे अनुवादन अनुलेखन की परिभाषा, अनुलेखन इकाई क्या है, उसका डायग्राम, ठीक है, और किस प्रकार से इसकी क्रियाविधि है। नेक्स्ट आता है आपका लैकोपेरोन, भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो क्योंकि लैकोपेरोन के अंदर भी क्या है क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखो अनुकूली विकिरण किसे कहते हैं, उदाहरण दो। ये तो रिपीट पे रिपीट क्वेश्चन है, अडप्टिव रेडिएशन और एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के अंदर आपको डार्विन की फिंचें याद रखना है, डार्विन की फिंचें, ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पूछा भी जा सकता है कि डार्विन की फिंचें किसका एग्जाम्पल है, अनुकूली विकिरण का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो समजात व समवर्ती अंग, उदाहरण सहित। ये तो बहुत बार पूछा गया है, इसके लिए तो कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। समजात अंग किसे कहते हैं, उदाहरण दो। समवर्ती अंग किसे कहते हैं, उदाहरण दो। या उदाहरण देकर आपसे पहचान करवाई जा सकती है कि ये समजात अंग है या समवर्ती अंग है। तो बुक के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल आप ध्यान से कर लें, आपका ये टॉपिक हो जाएगा। सबसे ईजी टॉपिक मैं इसको मानती हूँ सिलेबस के अंदर। अगला देखो होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस में अंतर, कि भाई अंतर क्या है। जैसे इनकी क्रैनियल कैपेसिटी, मस्तिष्क क्षमता के अंदर अंतर पाया जाता है। इनके भोजन ग्रहण करने के व्यवहार में भी अंतर है, एक सर्वाहारी है और एक क्या है, शाकाहारी है। इस प्रकार से इनमें अंतर बन जाएंगे। फिर आता है हार्डी विनबर्ग सिद्धांत के लिए आवश्यक शर्तें। हाफ ईयरली में क्वेश्चन था कि कारक लिखो जो हार्डी विनबर्ग सिद्धांत को प्रभावित करते हैं। उसी क्वेश्चन को आवश्यक शर्तों के रूप में प्रिंसिपल कंडीशंस फॉर द हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल इस फॉर्म के अंदर भी पूछा जाए। नेक्स्ट आता है विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षा व उनमें अंतर। इस टॉपिक को डालने का मोटिव क्या है कि देखो हमें प्रतिरक्षा के प्रकार दिए गए हैं, जैसे प्राकृतिक, कृत्रिम, ठीक है। फिर हमारे पास में आती है सहज और असहज, या जैसे आता है कोशिका मध्यस्थ और तरल मध्यस्थ, यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड फ्लूइड मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। इनेट और एक्टिव, पैसिव, इस टाइप से। सक्रिय निष्क्रिय प्रतिरक्षा, वो भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ठीक है। तो इनमें अंतर की संभावना ज़्यादा है, तो आप इसको स्टार मार्क करके और इसको एक बार तैयार जरूर करके जाएं। नेक्स्ट है हमारा रोग दिए गए हैं कुछ सिलेबस के अंदर, उनके रोगजनक का नाम है, संचरण है और प्रभावित अंग है। अब देखो रोग के अंदर हमारे पास में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्शन नहीं आती है कि भाई ये रोग ही पूछा जाएगा। मैं आपको निमोनिया बताऊं, टाइफाइड भी आ सकता है, टाइफाइड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइफाइड, निमोनिया, ठीक है। और हमारा हाथी पाँव रोग भी इसके अंदर आ जाता है, मलेरिया रोग तो है ही उसमें से, तो क्वेश्चन
बनने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो है ड्रग्स वाला। इस साल यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मोर देन 50% है कि ड्रग्स, जैसे आपसे मॉर्फिन पूछ लिया कि मॉर्फिन का प्राप्ति स्रोत क्या है, रासायनिक प्रकृति। रासायनिक प्रकृति से मेरा मतलब यहाँ पर है इनकी स्ट्रक्चर। हमारी बुक के अंदर 2 जो ड्रग्स हैं उनकी स्ट्रक्चर संरचना बनाकर दी गई है, केमिकल फॉर्मूला दिया गया है। आपको केमिकल फॉर्मूला देकर पहचान करवा ले तो 2 ही है बच्चों, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप 2 को देख लो और कि ये मॉर्फिन का है और ये इसका है, ताकि वहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमारा गलत ना हो। फिर प्रभावित तंत्र, कैसे ये प्रभाव डालते हैं शरीर के ऊपर और प्रभाव होता क्या है, ठीक है। तो ड्रग्स, उनका सोर्स प्लांट, केमिकल नेचर एंड अफेक्टेड सिस्टम। नेक्स्ट आता है प्रतिरक्षी अणु का चित्र, डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी, और HIV का डायग्राम, दोनों के डायग्राम पूछे जा सकते हैं। वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव, सीवेज ट्रीटमेंट विद माइक्रोब्स, जो हमारा दूसरा स्टेप है सीवेज ट्रीटमेंट का, वहाँ से हो सकता है क्वेश्चन बने, हो सकता है नहीं, पॉसिबिलिटी वहाँ से सबसे ज़्यादा है, ठीक है। फिर बायोगैस का संगठन, कॉम्पोजिशन, मीथेन कितनी है, उसमें बाकी गैसें कितनी है, कॉम्पोजिशन पूछा जा सकता है। आपको 1 नंबर के अंदर गैसें दे दी और उनको व्यवस्थित करने के लिए भी कहा जा सकता है कि भाई सही क्रम कौन सा होगा, बढ़ते से घटते की तरफ, ठीक है। और ये टॉपिक जैव पीड़क नियंत्रण, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, देखो, क्योंकि इसमें से क्या है, कुछ इस साल के सिलेबस के अंदर अपडेट किए गए हैं। जैसे इसमें ट्राइकोडर्मा हमें दिया गया है, इसके अंदर बैक्यूलो वायरस हमें दिए गए हैं, ठीक है, और एफिड, लेडी बर्ड बीटल, ये सब है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है वो पॉसिबिलिटी है 1-1 नंबर के क्वेश्चंस की। इसके अलावा बायो फर्टिलाइज़र्स भी हमारे आ जाते हैं। बायो फर्टिलाइज़र्स क्या है बच्चों, हमारे जैव उर्वरक, ठीक है, जैव उर्वरक भी आपने पढ़ लेनी है। आपका फिर अगला जो चैप्टर आता है वो है हमारा सूक्ष्म जीव, ठीक है। उसमें से सूक्ष्म जीव डायरेक्ट पूछे जाते हैं। एसिटिक एसिड का निर्माण कौन सा सूक्ष्म जीव करता है, सिट्रिक अम्ल का कौन करता है, स्टैटिन का कौन करेगा, साइक्लोस्पोरिन किससे प्राप्त होता है, पेक्टिन किससे होगा, और स्ट्रेप्टोकाइनेस किससे होगा। प्लस में इनके कार्य देकर आपसे पूछा जा सकता है कि ये कार्य किस रसायन का है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि फलों के रस को पारदर्शी बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, पेक्टिन का। वसा के पाचन के लिए किसको लेते हैं अपने काम में, भाई स्ट्रेप्टोकाइनेस को लेंगे, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, स्ट्रेप्टोकाइनेस को। अगर आप क्या चाहते हो कि रक्त में से क्लोटिंग हटे तो उसके लिए किसको काम में लोगे, ठीक है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक रहता है। आगे देखो, आगे आता है TI प्लाज्मिड का डायग्राम, ठीक है। इसकी जगह पे PBR 322 का डायग्राम भी आ सकता है। एक अच्छे बायोरिएक्टर के क्या क्या गुण होते हैं, एक बेस्ट क्वालिटी का जो बायोरिएक्टर है उसमें क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए, जैसे ताप नियमन होना चाहिए, pH नियमन होना चाहिए, O2 का प्रॉपर उसमें क्या हो, सप्लाई हो। तो यहाँ से गुण पे क्वेश्चन आ जाए। पिछले साल जो क्वेश्चन आया था वो बायोरिएक्टर का डायग्राम पूछ लिया गया था। आगे हमारे प्रतिबंधन एंजाइम 2 प्रकार के हैं, दोनों प्रकारों की परिभाषा विद एग्जाम्पल आपने याद करनी है। फिर हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, इसी से हमें क्या मिलता है, TI प्लाज्मिड मिलता है। ये किस प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि TI प्लाज्मिड मिलता है जो उच्च पादपों के अंदर क्या है, जीन स्थानांतरण की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। फिर आता है PCR और हमारा जैल वैद्युत कण संचलन, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। PCR का पूरा नाम, खोज किसने की, और PCR के चरण, 3 चरण है, ठीक है। तीनों को आप क्या करो, क्रम से याद करो। फिर आपका जो चैप्टर आता है कौन सा, 12th चैप्टर, पुरानी बुक का 12 चैप्टर है, इस साल तो उसका नंबर शायद 10 पे चला गया है। चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उस चैप्टर को मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, उसके क्वेश्चन नहीं दिए हैं, और ना देने का रीज़न क्या है कि ये जो चैप्टर है ये तो आता है वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर। क्यों आता है,
क्योंकि देखो इसमें से छोटे क्वेश्चन आने हैं। छोटे क्वेश्चन में जैसे आपका ADA न्यूनता रोग पूछ लिया, बायोपायरेसी बायोपेटेंट की परिभाषा पूछ ली आपसे, ठीक है, बायोपायरेसी बायोपेटेंट क्या होता है। इसके अलावा रोज़ी गाय हमारी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें मानव के अंदर एक प्रोटीन जो चाहिए वो इसके अंदर बना है, उसके लिए जीन डाला गया है। आपसे यहाँ पर गोल्डन राइस पूछा जा सकता है कि भाई गोल्डन राइस में किसकी अधिकता है। यहाँ पर RNA अंतरक्षेप विधि, जो हमारा RNA इंटरफेरेंस है, उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। BT कॉटन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, हर साल पूछा जाता है लगभग। BT कॉटन पूछा जा सकता है कि BT कॉटन क्या है, कैसे तैयार की है। आपसे यहाँ पर नया जो क्वेश्चन है वो ट्रांसजेनिक जंतु पर बन सकता है, ठीक है, ट्रांसजेनिक जंतु। तो इस चैप्टर में से तो क्वेश्चन बहुत टाइप के बनते हैं, तो ये पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से कोई स्पेसिफिक टॉपिक हम नहीं निकाल सकते क्योंकि पूरा चैप्टर इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा जो चैप्टर आता है वो है जीव और समष्टि। तो इसमें देखो समष्टि घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, उसके गुणधर्म, 4 गुणधर्म है इसके, वो चारों गुणधर्म आपने पढ़ने हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्लस उसकी गणना कैसे करें, समष्टि घनत्व तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सही तरीका क्या है निकालने का, गणना से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपका आना है, तो 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन है शायद आपका यहाँ से, तो ये बड़ा क्वेश्चन है, इसमें आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। आगे देखो अगला क्वेश्चन आता है हमारा समष्टि वृद्धि दर, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और लिखा पड़ा है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, तो इसके 2 ग्राफ हमारी बुक में दिए गए हैं, चरघातांकी और लघु गुणकीय वृद्धि। इनके ग्राफ और ग्राफ की व्याख्या कि जब संसाधन असीमित हो तो वृद्धि कौन सी होती है, जब संसाधन सीमित हो तो वृद्धि कौन सी होती है, ग्राफ भी बनवाए जा सकते हैं। तो आपको ग्राफ भी बना कर आने चाहिए। नेक्स्ट देखो आपका आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने पहले से लिख रखा है। इसके अंदर कौन सा टॉपिक आता है, देखो आपकी ये अंतरक्रियाएं, समष्टि में चलने वाली अंतरक्रियाएं, जैसे सहोपकारिता म्यूचुअलिज्म, सहभोजिता कॉमनसेलिज्म, परजीविता पैरासिटिज्म, असहजीविता एमेंसेलिज्म, प्रतिजीविता एंटीबायोसिस। इनके एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, परिभाषा अगर ना आती है तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बगुले और चारण पशुओं में किस प्रकार का संबंध है, ठीक है। अमर बेल और आम के बीच में या दूसरे पादपों के बीच में कैसा संबंध है, बताओ कौन से संबंध में दोनों को फ़ायदा होता है, दोनों को नुकसान होता है, एक को फ़ायदा हुआ एक को नुकसान हुआ। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये हमारा टॉपिक है। आगे जो है वो आता है अपना एज पिरामिड, ठीक है, आयु पिरामिड। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, घटता हुआ पिरामिड, बढ़ता हुआ पिरामिड, और एक आता है स्थायी पिरामिड, ठीक है। तो तीनों प्रकार के पिरामिड आप जो है वो एक बार देख लें। फिर आपका इकोसिस्टम वाला चैप्टर, जिसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका, छोटे क्वेश्चन भी हैं। तो बड़े क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा सकता है कि आपसे पारितंत्र इकोसिस्टम के डायरेक्ट कंपोनेंट पूछ ले कि भाई बताओ इकोसिस्टम के जैविक घटकों को एक्सप्लेन करो, अजैविक घटकों को एक्सप्लेन करो, तो कंपोनेंट पे क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपको दिया गया है उत्पादकता, उत्पादकता के प्रकार यानी कि टाइप्स, और उसको प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर जो उसको अफेक्ट करते हैं, कि प्रोडक्टिविटी क्या है, कि जैव भार जितना बनता है इकाई समय और इकाई क्षेत्रफल में, वो उत्पादकता होती है। 2 प्रकार की है, प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है। प्राथमिक उत्पादकता क्या है, प्राथमिक आगे 2 प्रकार की होती है, सकल उत्पादकता और नेट उत्पादकता, ठीक है। तो आपको दोनों प्रकार की उत्पादकता की परिभाषा और हमारी प्राथमिक उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। इसमें देखो एक फॉर्मूला भी हमें याद रखना है, कौन से वाला, GPP इज इक्वल टू NPP प्लस R, ठीक है। ये फॉर्मूला भी यहाँ पर हमारा निकल कर आता है। नेक्स्ट देखो हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड, पारिस्थितिक पिरामिड, इसमें जैव भार का है, जैव संख्या क्या है, और ऊर्जा का है। ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है बच्चों, सदैव सीधा होता है, कभी भी उल्टा नहीं बनता। बाकी के ये जो दोनों हैं ये सीधे भी बनते हैं प्लस
उल्टे भी बनते हैं। तो कब ये सीधे बनेंगे, कब ये उल्टे बनते हैं, वो स्थितियाँ आपने याद रखनी है और ये पिरामिड आपने जाने से पहले एक बार बनाकर देख लेने हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो बायोडाइवर्सिटी वाला है, जैव विविधता का संरक्षण है। तो इसमें देखो छोटे क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो छोटे में तो देखो कुछ भी पूछा जा सकता है कि भाई भारत में कितनी जैव विविधता है विश्व की, ठीक है। पश्चिमी घाट पर जैसे हमने पढ़ रखा है उभयचरों की जो जैव विविधता है वो सबसे ज़्यादा है, तो ये पूछा जा सकता है कहाँ पर किसकी जैव विविधता कितनी है। अक्षांश पर जाते हैं तो जैव विविधता का क्या प्रभाव पड़ता है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, मेयर के अनुसार कितनी जातियां हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि हमारे जो नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं, बायोस्फीयर अभ्यारण्य दिए हैं और जो हमें जैव विविधता हॉटस्पॉट दिए गए हैं उनके हमने क्या करने हैं, उदाहरण करने हैं। आपसे सीधा ही पूछा कि 2 राष्ट्रीय उद्यान के नाम लिखो तो आपको आने चाहिए, 2 जैव विविधता हॉटस्पॉट के नाम लिखो तो वो भी पता हो। इसके अलावा जैव विविधता की परिभाषा और उसके प्रकार, कितने प्रकार की होती है, तो हमने पढ़ा है 3 प्रकार की, आनुवांशिक, जातीय और पर्यावरणीय या पारिस्थितिकीय। तो तीनों प्रकार, पर्यावरणीय में भी 3 प्रकार होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो ये हमारा जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के टाइप हो जाते हैं। फिर है बच्चों हमारी संकटग्रस्त प्रजातियां और स्थानिक प्रजातियां। एंडेमिक स्पीसीज क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है, हाल ही में विलुप्त प्रजातियों के एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, विलुप्त प्रजातियों के उदाहरण, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे मान लो पूछ ले तो जैसे स्टिल हमारी समुद्री गाय है, ठीक है। और इसके अलावा 2-3 एग्जाम्पल और हमें दिए गए हैं बुक के अंदर जो इसी लाइन से दिए गए कि हाल ही में ये सब विलुप्त प्रजातियां हैं, तो उनसे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सटिंक्ट स्पीसीज के एग्जाम्पल आपने करने हैं। ये हमारा 12th चैप्टर का पोर्शन है जो मैंने अभी आपको बताया कि वैसे ये पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से छोटे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आरण्य अंतरक्षेप किसके लिए काम में ली जाती है, सूत्रकृमि के लिए, ठीक है। वन्य आग्रोह किससे उत्पन्न होता है, तो स्यूडोमोनास सिरंगी से उत्पन्न होता है। गोल्डन राइस कैसे बनाए, ठीक है। फिर इसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन बनता है कि भाई लाइसिन और हमारा जो आर्जिनिन है उनके जीन किस में डाले गए हैं, हमारा फ्लेवर शेवर टमाटो क्या है, ठीक है। तो इसमें से तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये पूरा चैप्टर ही आपने तैयार करना है ताकि आप यहाँ से बनने वाले सारे छोटे क्वेश्चन को कर सकें। देखिए क्वेश्चन इस चैप्टर के इजी रहेंगे तो आप इस चैप्टर को छोड़ना मत, पढ़ना ज़रूर, क्योंकि एक बार पढ़ोगे तो कम से कम कुछ चीज़ें तो आपको याद हो ही जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस में से कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो हमें बोर्ड में पेपर के अकॉर्डिंग हमारे तरफ से इम्पोर्टेंट के अंदर आती है। ये बड़े क्वेश्चन के साथ साथ छोटे क्वेश्चन भी आपके यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। बाकी बड़े क्वेश्चन तो जो है वो वैसे भी डिसाइडेड से ही रहते हैं, उनमें से कुछ ये हमने छांट कर आपको दिए हैं कि आप एक बार इनकी प्रैक्टिस जो है वो कर लें। सिलेबस आप पूरा पढ़ लें एक बार, क्योंकि काफ़ी टाइम मिला है हमें बायो के पेपर के लिए, लगभग 10 दिन हमारे पास में थे, तो आराम से हमारा पूरा सिलेबस हो जाता है। पेपर आपका बहुत अच्छा होगा, तो उसकी तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें कि कैसे होगा क्या होगा। बस अपनी कॉपी को जो है वो थोड़ा सा आप रिप्रेजेंट अच्छे से करें ताकि आपके नंबर ना घटें। अब बायो में दिक्कत यही आती है कि भाई यहाँ पर लिखने के वे के अकॉर्डिंग भी हमें नंबर मिलते हैं। डायग्राम आप जो भी बनाएं वो डायग्राम आप अच्छे अच्छे और सुंदर राइटिंग के अंदर बनाएं कि आपका वहाँ से कोई नंबर ना काटे। और डायग्राम के अंदर लेबलिंग करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि लेबलिंग जो है वो हमारे बायोलॉजी में डायग्राम की जान है। अगर आपने लेबलिंग नहीं की है तो डायग्राम की कोई वैल्यू नहीं होगी, आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। उम्मीद करते हैं कि ये आपको बोर्ड के पेपर के अंदर हेल्प करेंगे। अच्छे से तैयारी करते रहे और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर उसको डाल दें,
आपका डाउट जो है वो सॉल्व ज़रूर किया जाएगा। ठीक है, बाकी टेलीग्राम के ऊपर आपको लगातार क्विज़ के थ्रू मैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाती रहूँगी। उन एमसीक्यू में से आपको मिल सकते हैं पेपर के अंदर, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस टाइप के ही आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आप उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें अच्छे से। हर एक एमसीक्यू चाहे वो गलत हो आपका सही हो उसको सॉल्व करें। अगर वो गलत होता है तो उसका सही आंसर देखें, क्योंकि जो क्वेश्चन हमारा एक बार गलत हो जाता है अगली बार वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हम उसको देख लेते हैं। तो ज़रूर आप वहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखें और वहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगातार करते रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे आपके बोर्ड के पेपर के अंदर। तो अभी अपनी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबको अपने एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।